नमस्कार, मैं हूँ प्रेम कुमार। स्वागत है आपका प्रणाम इंडिया में। हमारे साथ मौजूद हैं रोज की तरह देश के जाने-माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक जी। जी, नमस्कार। संजीव कौशिक जी, आज का विषय हमने आपको दिखाया स्क्रीन पर कि 200 पार नहीं कर रही बीजेपी और 200 पार नहीं कर रही बीजेपी इसलिए साम, दाम, दंड, भेद तमाम तरह की नीतियां आजमाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव देर रात जब छूटे यात्रा से, उसके बाद देखिए ये जबरदस्त भीड़ रही और इतनी भीड़ रही कि लोग बोल रहे हैं कि अगर गिरफ्तार कर लेते तो क्या होता तेजस्वी यादव को, अगर ये बात कही जा रही है। तो इसके अलावा हेमंत सोरेन, ईडी आज पूछताछ कर रही है। 1 बजे का समय दिया गया है और संजय राउत, हम आपको संजय राउत की बाइट से बात शुरू करना चाहते हैं। संजय राउत ने जो कुछ कहा है 200 पार को लेकर, बीजेपी 200 पार कर रही है इस बात को लेकर। इसके अलावा हम चंडीगढ़ मेयर चुनाव का अपहरण, उस पर भी बात करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा कहाँ है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले संजीव कौशिक जी, संजय राउत जी का बयान सुनते हैं। ये 400 पार और दूसरी ईडी का यूज किया जा रहा है कहीं पे भी। 400 पार है तो ये नीतीश कुमार को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, एनसीपी को तोड़ो, हेमंत सोरेन के ऊपर रेड करो, केजरीवाल जी के ऊपर रेड करो। हाँ, ये नौटंकी क्यों चल रही है? आप डर गए हो 400 पार के, आपको 200 नहीं, आप 200 पार नहीं करने जा रहे हो। 400 पार की बात छोड़ दो, आपको 200 पार करने की आपकी औकात नहीं है, इसलिए आप ये सब करके आपका जुगाड़ जो है बहुमत का आप करना चाहते हो, लेकिन नहीं होगा। आप हारने जा रहे हो, आपको राम भी नहीं बचा रहा है। 400 पार तो छोड़िए, आपको 200 पार करने की भी औकात नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं अगर ऐसा ही होता तो ऑपरेशन नीतीश कुमार नहीं करना पड़ता, ऑपरेशन शिवसेना, ऑपरेशन एनसीपी नहीं करना पड़ता और तमाम तरह की चीजें ईडी सीबीआई करनी नहीं पड़ती। संजय राउत कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, आप समेत देश के तमाम दर्शकों को सादर अभिवादन। संजीव कौशिक का जो लोग देख रहे हैं नियमित, जो हम लोगों के साथ जुड़ते हैं, आपके सवाल पे आते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि 10 वर्ष पूरे करने के बाद में भारतीय जनता पार्टी जो आज हम लोगों के बीच में है या लोगों के बीच में जब वो जाएगी, तो बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी 10 सालों में जो अपने शासनकाल में जो बेहतर काम किया है उसको लेकर के जाती और कहती कि हमने ये विकास के काम किए हैं और इसके आधार पे आप हमें वोट दीजिए। हमने जो जो वादे किए थे उसके आधार पे हमें वोट कीजिए। सुनते हैं राम मंदिर की भी लहर है तो राम मंदिर के सहारे वोट मांगते हो। सुनते हैं मोदी जी के विकास की लहर है, उसके सहारे वोट मांगते हैं। लेकिन इन सारे दावों के विपरीत वो जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के ऊपर लगातार अब धमाचौकड़ी उन्होंने मचा रखा है और तमाम अपने घोड़े खुले छोड़ रखे हैं, उससे यह साबित होता है कि विपक्षी पार्टियों को डराना, उनके चरित्र का हनन करना और उसे करप्ट पार्टी बता के खुद को साफ पाक बता के वोटों का ध्रुवीकरण या वोटों का फसल जो है वो काटने के अलावा उनके जहन में कुछ और चल नहीं रहा है। ये बात बिल्कुल सही है, 100% ये बात सही है कि यदि इतना ही प्रचंड बहुमत उनको वो 400 पार का जो नारा दे रहे हैं यदि वो दिखाई देता तो आचरण भी उसी के अनुरूप होता। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब गिरी थी और गिरी क्या थी, वो समय से पहले केवल फील गुड इंडिया और शाइनिंग इंडिया के बहाने समय से पहले चुनाव करा लिए गए थे। नतीजे क्या हुए वो आज भी उनको याद होगा। तो ये फील गुड वाली जो धारणा है, मुझे लगता है कि अंदर खाने जिस तरह के सर्वे चल रहे हैं, क्योंकि तमाम पार्टी अपनी तरफ से सर्वे कराती है और उस सर्वे में हमें ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई देती है और अंदर खाने से ये खबर भी आ रही है और उसी के नतीजे है कि तमाम विपक्षी पार्टियों पर लगातार ये धावा बोलने की कवायद जारी है। और केवल विपक्षी पार्टियों के ऊपर धावा किस तरह से, आप उनको किसी तरह से गैप नहीं दे, आप उन्हें छोड़े नहीं। यदि वो 3 दिन तक नहीं दिखाई दे रहे हैं, 3 दिन तक कोई सूचना नहीं है, तो आप उन्हें भगोड़ा करार दे दे, आप उसे फरारी करार दे दे, आप उसे
जबकि वो व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति यदि हवाई चौपर से अपने आए और यहाँ पे चार्टर ट्रेन से आए, दिल्ली में आए, उतरे, फिर यहाँ से अपने गाड़ी से जाए, निजी गाड़ी से जाए, ये लगातार ईडी के साथ संपर्क में रहे, उसके बावजूद उसे फरारी घोषित कर दिया जाए। उसी तरह से बिहार की स्थिति जो है वो सामने दिखाई दे रही है। बिहार में भी वही कमोबेश स्थिति है। बिहार में जो ही सरकार गिरी, लगातार विपक्षी पार्टी के ऊपर या फिर राजद के ऊपर जिस तरह से हमलावर हो गई है वर्तमान सरकार। नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार की जब हम बात करते हैं तो उनकी निरीहता तो स्पष्ट रूप से झलकती है। पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ऐसा कदम उठाया और ये आत्मघाती कदम उठाया। लेकिन जो भी हो, हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बारे में यदि बात करें तो ये बात बिल्कुल सही है, चाहे वहां हो, यहाँ हो या फिर अन्य जगहों पे हो। और उनके काम करने की जो शैली है वो लगातार हमें ये दिखा रही है कि वो मजबूर हो गए हैं। उनको लग रहा है, वो डर में है, भय में है वो, कि जो बातें हम कर रहे हैं देश की जनता समझ रही है और देश की जनता ऐसा ना हो कि सबका बदला। आपने अभी जिक्र किया, चंडीगढ़ का भी जिक्र कर लेंगे एक बार। आपने चंडीगढ़ के बारे में जिक्र किया। चंडीगढ़ में क्या हुआ, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे शुभ दिन में कि किस तरह से ईवीएम जो कंपनी बनाती है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी बनाती है, उसमें पूर्व एक सचिव ने जो लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसमें साफ उन्होंने लिखा है कि इसमें डायरेक्टर स्तर के नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के गुजरात के नेता है। इसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं, कहीं कोई आपने मुख्य धारा की मीडिया में इसके बारे में चर्चा नहीं सुना हो। तो ये तो वोटों की लूट ये पिछले दरवाजे से हो रही है, अब तो खुलेआम वोटों की लूट हो रही है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में जिस तरह की स्थिति थी, 35 चुनाव में क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं वो सारे लोग सही तरीके से वोट करने की क्षमता रखते हैं और विपक्षी दल के 8 मेयर को वोट कर कैसे करना है यही पता न चले और उसके वोट को बोकस करार कर दिया जाए। 8 वोट को 8 लोगों से ये गलती हो जाएगी क्या? 8 लोग ये नहीं कर पाएंगे? ये तर्क किसके गले उतरता है? वो जो बीमारी का बहाना देकर प्रिजाइडिंग अफसर पिछली बार उन्होंने इसको आगे के लिए बढ़ाया था कि उनके रीढ़ में दर्द है। ये बात बिल्कुल सही है कि वहां के नेताओं ने जब ये आरोप लगाया कि रीढ़ में दर्द नहीं है, रीढ़ की हड्डी ही नहीं है उनके पास, साफ खुलेआम कैमरे के सामने वो दिखे कि किस तरह से वो तो आप रोक रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं इस बारे में अरविंद केजरीवाल जी ने जो क्या कहा है वो बाइट हम सुनाना चाहते हैं जी। आप बात कंटिन्यू करिएगा। जी जी, पहले दिखाया जाए। लेवल की धांधली करते हैं ये लोग, और 25% क्या, अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम ईवीएम ईवीएम, तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। तो ये देश के लिए जो आज दिखा पूरे देश के अंदर, संजीव कौशिक जी आपने देखा बहुत बोलचाल की भाषा में अरविंद केजरीवाल ने वो सारी बातें कह दी जो आम जनता के मन में होती हैं और जो एक आरोप के तौर पर लगाई जा रही हैं। मतलब मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करती होगी। कुछ भी का मतलब कुछ भी, और इसका मतलब मतदाताओं की को सूची से नाम गायब कर देना। आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों का नाम गायब है और हर एक प्रदेश में लाखों लोगों का नाम गायब है। चुनाव आयोग को लिख कर दिया गया है, चुनाव आयोग सुन ही नहीं रहा है। एफिडेविट करा करके दिया गया है उत्तर प्रदेश से, कई लाख लोगों का नाम जिसका चुनाव आयोग नाम हट गया, वोट नहीं दे सके, लेकिन चुप है चुनाव आयोग। इसी उस पर भी ध्यान दिला दिया अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इवन अगर हार जाए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरह वो मार्शल लॉ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुर्सी से उतरने से मना कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़े खतरे की ओर जो है इशारा कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल,
और ये अरविंद केजरीवाल ने जनता की जुबान एक तरह से कह दी है। और मेयर चुनाव जो हुआ है चंडीगढ़ में, जिस तरीके से अपहरण हुआ है, उस बारे में भी उन्होंने खुलासा कर दिया है। कि संजीव कौशिक जी अपनी बात जारी रखिए और क्या कहते हैं आप इस बारे में? हाँ, हम यही कह रहे थे कि वो तो साफ दिखाई दे रहा है कि पर्दे के पीछे ईवीएम का खेल तो पर्दे के पीछे है, आम जन को दिखाई नहीं देता है। बड़ी मात्रा में चूंकि मतदान है, उसमें लोगों की मत पेटियों में बंद है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वो समझ में नहीं आती है। लेकिन यहाँ तो शीशे के जैसे साफ मामला 35 पार्षदों का है, जिसमें से ऑलरेडी उनके 14 जीते हुए हैं, 3 दूसरे नंबर पर 13 वोटों के साथ आम आदमी पार्टी है और 7 के साथ कांग्रेस है और एक अकाली दल है। एक सांसद को वोट देने का अधिकार है, तो अकाली दल और सांसद को जोड़ भी दिया जाए तो उनके हिस्से में 14 जाता है और खेबे में 20 है। तो 20 को कमतर करने के लिए किस तरह से 8 वोटों को बोकस करार देकर निरस्त किया गया। और वो सामने कैमरे के सामने में वो फोटो शायद आपने देखा है या नहीं देखा, हमें नहीं पता। वो कैमरे के सामने जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो हर एक उस बैलेट पेपर को लेकर के उस पर कुछ लिखता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, छाटता हुआ और लिखता हुआ दिखाई दे रहा है उस पे, और अकेला बैठा हुआ। आपने कही दिया है तो मैं वो तस्वीर दिखा देता हूँ आपको जी, जरा सा होल्ड कीजिए। जी आप दिखाएं और देखिए ये कितना महत्वपूर्ण है। बाईं तरफ अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है और दाहिनी तरफ वो दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से वोटों की लूट हो रही है। हम देखेंगे एरो मार्क आएगा, वो साइन करने के बाद दाहिनी तरफ रुक कर कुछ लिख देंगे और बैलेट पेपर पर कुछ लिखना अवैध करने के लिए वो कारण होता है। देखिए साइन कर रहा है, दोबारा साइन किया उन्होंने। ये दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन हमने इतना जरूर दिखा दिया कि कैसे ये ट्वीट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं और दोबारा साइन कुछ लिख दे रहे हैं ताकि वो रद्द हो जाए। यानी पीठासीन अधिकारी स्वयं वो वोट को रद्द कर रहा है। और इसको देखकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट चौंक गया है, हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट जी। इसीलिए आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस के नेता, खास करके आम आदमी पार्टी तो काफी मुखर है इस बात को लेकर के। वो सीधे खुलेआम कह रहा है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पिछली बार कहा था कि मेरे रीढ़ में दर्द है या कमर में दर्द है या मुझे बुखार लग गया है, ऐसा लगता है कि उसके शरीर में तो रीढ़ की हड्डी ही नहीं है। सचमुच में ये आंखों के सामने लोकतंत्र की ऐसी डकैती खुलेआम कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करवा सकते हैं। संख्याओं ये तो मतदाता के उस वोट का अपमान है। जो मतदाता ने जिसको ज्यादा संख्या में वोट दिया वो जीत के गया, और कैसे वहां पे उसको दरकिनार करके और अपने मन मुताबिक बोगस करके पार्षदों के वोट को 8, ये कम होता क्या, 1 2 3 4 8 25% से ज्यादा बोगस वोट करार दे दिए गए। तो ये मैं ये कह रहा हूं, यदि वो हार भी जाते तो कुर्सी नहीं छोड़ते, बिल्कुल सही बात है ये, ट्रंप के जैसे। तो ये बड़े ढीठ लोग हैं, इनके काम करने की शैली बिल्कुल अलग है, और ये डंके की चोट पे यदि करते भी हैं गलत तो वो एहसास नहीं होता है, उनके चेहरे पर शिकन नहीं होती है, डंके की चोट पे कहते हैं। और बाहर निकलने के बाद में भी, ये जीतने के बाद में जिस तरह की दावेदारी वो कर रहे थे, वो साफ दिखाई दे रहा था कि किस तरह से उनका सर पे हाथ है और वो मजबूती के साथ ये बात कह रहे थे। शर्म भी नहीं है इसमें, राजनीतिक में सिद्धांत भी नहीं है, शुचिता भी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल और केवल कुर्सी के चाह में जीतने की इच्छा, और जीतने के लिए जो भी तिक्रम लगाया जा सकता है वो तिक्रम लगाने की कोशिश और उसमें जीत। तो ये वानगी भर है जी। भगवंत मान ने इस घटना को बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से बताया। भगवंत मान तो हास्य कलाकार रहे। उन्होंने कहा कि पिछली दफा 2 वोट कैंसिल हुए थे, इस बार 8 वोट कैंसिल हो गए। अब जो 6 हैं वो 6 लगता है वोट देना भूल गए, क्योंकि वोटर वही थे, सेम वोटर। पिछले बार भी आप जानते हैं कि 5 साल के लिए मेयर का जो पूरा परिषद का जो चुनाव होता है, लेकिन हर साल मेयर का चुनाव होता है और वही वोट होता है, कोई अलग से वोट नहीं होता है, वही पार्षद वोट देते हैं। तो 6 वोटर तो वोट देना भूला गए। भगवंत मान बोलते हैं कि भाई 8 वोटर जो वोट देना भूला गए, जिनको वोट देना नहीं आता, वो सब के सब इंडिया गठबंधन की है। बीजेपी की तरफ जो है उन सबको वोट देने में पारंगत है, उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती, और इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट देना ही नहीं आता। ये भगवंत मान ने कहा है
जी। और जीतने वाला मेयर 7वीं क्लास पास है। तो ये शराब का कारोबारी 7वीं क्लास पास व्यक्ति है वो। खैर इस सब से कोई मतलब नहीं रखता है, कोई भी किसी क्लास से पास करे वो ये लोकतंत्र में मायने नहीं रखता। लेकिन मैं चिंता जिस बात की है, कल हम लोग दिन में जिस बात की चर्चा की थी कि ईवीएम तो बड़े स्केल पे लोगों को समझ में नहीं आता। यहाँ किसको समझ में नहीं आएगा? यहाँ कौन नहीं देख पा रहा है? यहाँ जो घटनाएं घट रही हैं और इसके बावजूद यदि लोग चुप है तो ये चुप्पी बेहद खतरनाक है। लोगों के खून में उबाल आना चाहिए इस तरह की घटनाओं से कि आंखों के सामने यदि कोई इस तरह की हिमाकत कर रहा है, ये हिमाकत हम कहेंगे। कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, कोर्ट में एक लंबी प्रक्रिया होती है, उसमें वक्त लगता है। तब तक के लिए जो खेल खेला जा रहा है, क्या देश की जनता ये बात नहीं समझ पा रही है? तो ये जो तिकड़म करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो केवल यहीं तक सीमित नहीं है। अब ये लोग ढीठ हो गए हैं, ये लगातार अब लोकसभा और विधानसभा से निकल करके इतने छोटे से मेयर का कौन सा पोस्ट ऐसा होता है कि मेयर के लिए इस तरह की कदम उठाने, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आई कि इस छोटे से कदम की वजह से इतनी बड़ी विशाल पार्टी होने का जो दावा करती है उसके ऊपर कितने बड़े आक्षेप लगेंगे और आंखों के सामने दिखाई देगा। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है, वो इसे धमकी समझते हैं। वो समझते हैं कि इसी तरह से लोकतंत्र चलाना है और इसी तरह से लोगों को समझाना है। तो ये संजीव बात बिल्कुल कौशिक, सही। सवाल ले लेते हैं, दर्शक का जी बहुत जी महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं। देखिए, प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ उससे तो देश में आज विपक्षी दलों को देश बंद पुकारना चाहिए, भारत बंद करना चाहिए। हाँ, निश्चित तौर पे चिंता तो है, चिंता है और ये चिंता वाजिब भी है। ये चिंता वाजिब भी है कि जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। और इस खतरे को देखते हुए आने वाले दिनों में जो बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है उससे वो चुनौती है, वो चुनौती है। और उस चुनौती से पार पाने के लिए विपक्षी पार्टियों को चौकन्ना होगा, रहना होगा और लगातार इस मामले को यही छोड़ना नहीं होगा, इस मामले को उठाए रखना होगा। हम लोग कल इस बात के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अभी वो मुफीद वक्त नहीं है कि इस मामले को लेकर के विपक्षी पार्टियां बहुत ज्यादा मुखर होकर सारा एनर्जी या सारा ऊर्जा इस पे गंवाएं। अभी विपक्षी पार्टियों को आने वाले दिनों में जो चुनाव है उस पे एकजुट रह करके इस निरंकुश और इस कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति के बारे में जो देश की जनता सोच रही है उसको हटाने की जो कवायद है वो जी उनके जहन में चल रहा है। ये मुद्दा बहुत बड़ा है। ये मुद्दा इसमें आप देखिए, नरेंद्र मोदी की सरकार ने उस पूरे ईवीएम आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक मैसेज देने का प्रयास किया है। जो ईवीएम आंदोलन आज जो प्रमोद वांकर जी लिख रहे हैं कि आज ईवीएम मशीन के खिलाफ चुनाव आयोग के दफ्तर का घेराव हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो रहे हैं, तो इस आंदोलन के समांतर ये संदेश दिया गया है कि ईवीएम तुम हटाने की बात कर रहे हो, बैलेट लाने की बात कर रहे हो, देखो बैलेट पेपर से हम लूट कर सकते हैं, तुम ईवीएम से चोरी बता रहे हो, हम तो बैलेट पेपर से लूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये भी समझने की बात है, इस लूट को सब देख रहा है, इसको हम रोकने की क्षमता रखते हैं कानूनी तरीके से और दूसरों तरीकों से, लेकिन ईवीएम की चोरी का तो पता ही नहीं चलता। ईवीएम हटाना ज्यादा जरूरी है, इसके बावजूद कि बैलेट पेपर से ये लूट का उदाहरण सामने है। क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी? ये ढिठाई है। बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत हैं कि लोग को ये विपक्षी पार्टियों को ये मैसेज देना है कि यदि आप बैलेट भी लाएंगे तो 35 वोटों में जब हम इतना बड़ा घपला कर सकते हैं, आंखों के सामने आपके इतनी निडरता से कर सकते हैं, तो बैलेट पेपर लाएंगे तो फिर वहां भी हमारी ही चलेगी। ये अजीब तरह के फोकस में फंसा हुआ हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है। और उन तमाम संवैधानिक हमें लगता है कि जो संवैधानिक संस्थानें हैं जिनकी शाख दांव पे लगी है, क्या वो वाकई इतनी कमजोर हो गई है कि वो आवाज भी नहीं मुखर कर सकती और इसके अगेंस्ट में वो सफाई भी नहीं दे सकती, वो अपनी प्रतिबद्धता भी नहीं दिखा सकती कि नहीं हमारी कोशिश है और हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। वो बिल्कुल चुप्पी साध जाना इस मुद्दे पर, किसी तरह के सवाल पर बिल्कुल साइलेंट हो जाना, ये दिखाता है कि वो कितने, या तो वो सचमुच में उनके कमर में रीढ़ की हड्डी शरीर में नहीं बची है, या फिर ऊपर से कुछ ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से इस तरह की बातें हैं, या जो उसके शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं वो लोग किस तरह से सत्ता के चरणों में लोटपोट करने वाले लोग हैं। तो ये साख खत्म हो जाना। सरकारें आएंगी प्रेम कुमार जी, सरकारें जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। आज बीजेपी की है, कल कांग्रेस की होगी, कांग्रेस भी पहले से थी, कांग्रेस भी गई, फिर दूसरी पार्टियों की सरकारें आएंगी।
लेकिन जो संवैधानिक संस्थानों का शाख खराब हो रहा है, जिस पे लोगों को भरोसा था, लोग कहते थे यदि किसी तरह की कोई बात हुई तो चलो हम कोर्ट में देख लेंगे। कोर्ट की शाख खराब होती हुई दिख रही है, अदालतों के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, उसके ऊपर मीम्स बनाए जा रहे हैं। ये बेहद खतरनाक है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर से लोगों का भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से विपक्षी पार्टियां लगातार शिकायत करती है, इलेक्शन कमीशन नहीं सुनती है, और किसी सरकार के पक्ष में जो लोग हैं उनके बारे में यदि कोई शिकायत कर दे तो देखिए 2 मिनट के अंदर में किस तरह से एक्शन ली जाती है। तो एक तरफा ये कार्रवाई ये बेहद खतरनाक है, और इसका जो मैसेज है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। जी संजीव कौशिक जी, मुझे एक बात ध्यान आ रही है, मैं दर्शकों से शेयर करना चाहती हूँ कि स्टेट का चुनाव आयोग अलग होता है, सेंटर का चुनाव आयोग अलग होता है। जब गुजरात में चुनाव हो रहे थे तो वहां जो इस्तेमाल हुए ईवीएम, वो ईवीएम प्राइवेट कंपनियों से बनाए हुए ईवीएम थे। तो इस बारे में जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई थी तो चुनाव आयोग ने साफ जवाब दिया था कि स्टेट जो इलेक्शन कमीशन है उसके उस मामले में मेरा कोई अख्तियार नहीं है। अब बताइए, तो क्या चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ है इसको सेंट्रल इलेक्शन कमीशन इसलिए नहीं देख सकता कि वो स्टेट इलेक्शन कमीशन का है? तो फिर भी हमारी अदालत भी स्वतः संज्ञान ले सकती है, और आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन की ओर से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। आखिर ये तो दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी संजीव कौशिक जी। इसीलिए मैंने कहा कि दरवाजे खटखटाए जाएंगे, ये कार्रवाई इस पे होगी, सुनवाई होगी, बात आगे तक बढ़ेंगी। लेकिन जो लोग ढिठाई से इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं या वारदात कर रहे हैं, ये वारदात, हम तो किसी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, मैंने कहा कि ये खुलेआम लोकतंत्र में वोटों की डकैती हो रही है, वो दिखाई दे रहा है। तो प्रवक्ता महोदय भड़क गए मेरे ऊपर, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डकैती ही हम मान के चलते हैं। आंखों के सामने 35 वोट में बार बार कह रहा हूं कि यदि लाइनिंग ही दे दी जाए किसको किसने वोट दिया, इतना बड़ा फॉर्म देकर के उसको रिजेक्ट करना बोगस वोट है, ये कहने की जरूरत क्लियर है। हो सकता है, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि ये भी स्पष्ट होना चाहिए कि यदि भीतर खाने अंदर खाने यदि किसी तरह की कोई बात ही चल रही थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उस गठबंधन में, तो भी क्लियर होना चाहिए। लेकिन बोगस वोट कैसे हो जाएंगे, निरस्त कैसे कर दिए जाएंगे, ये तो स्पष्ट होना चाहिए। किस बेस पे निरस्त किए गए, क्या उसमें गड़बड़ियां थी, क्या वोट देने नहीं आया? सचमुच में क्या 25% से ज्यादा लोगों को वोट देने नहीं आया? 35 लोगों में से 8 लोगों को वोट ही देने नहीं आया, जबकि उनको पता था कि एक एक वोट की कितनी कीमत है यहाँ पे। तो ये इसीलिए मैंने कहा कि ये लोग बड़े ढीठ लोग हैं, और देश की जनता ने इस पर बड़े गौर से इस पूरे प्रक्रिया को गौर से कल देखा है, और देश की जनता अब ये समझ रही है कि ये लोग किस दिशा में चल पड़े हैं। जी, मैं गजेंद्र तिवारी जी की इस ट्वीट को, इस प्रतिक्रिया को रखना चाहता हूं। इसमें उनकी भावना समझिए। हमने टाइटल लगाया है कि 200 पार नहीं कर रही बीजेपी, और गजेंद्र तिवारी जी कहते हैं कि 200 क्या 600 पार कर जाएगी बीजेपी। अब बताइए, इस भावना को आप क्या कहेंगे, कैसे व्यक्त करेंगे? इस भावना को बस ऐसे समझ लें कि कुछ दिन पहले जब तीनों स्टेट के चुनाव, जब 5 स्टेट में हो रहे थे, जिसमें 3 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी प्रचंड बहुमत से, तो बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि ये इस जीत के बहुत बड़े मायने हैं। मैंने कहा कि ऑलरेडी 55 सीटें हैं 3 जगहों पे, तीनों स्टेट में, और तीनों स्टेट में 55 सीटों में से 52 सीटें आपके पास है, तो 53 मतलब 3 सीटों का फासला है। तो आपके लिए सीटों को बचाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। क्या यहाँ के बदले अब 55 के बदले 75 सीटें यहीं से ले लेंगे आप क्या? तो हमने ऐसे कहा था, लेकिन उन्होंने उसी तरह से तंजिया में कहा था कि इसका असर दूर तक जाएगा और हम दूर तक बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रहे हैं कि 400 क्या 600 ला सकती है, यदि इस तरह की कवायद जारी रही और लोग चुप्पी साधे रहे और विपक्षी पार्टियां यदि इस बात को हाईलाइट नहीं की और लोगों के बीच में नहीं ले गई, हालांकि लोग जान रहे हैं और कल से लगातार ये चर्चा में है ये खबर, तो लोग जान रहे हैं, लोगों के बीच तक ये बात जाएगी और लोगों के अंदर जिसने वोट दिया निश्चित तौर पे उसके अंदर एक गुस्से और खलबलाहट में वो जल रहा होगा अंदर से कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो वो लोग जब सड़कों पे निकलेंगे, वो लोग जब अपने गुस्से का इजहार अगली बार यदि मुहर लगाते समय करेंगे, तो निश्चित तौर पे उसका असर तो जाएगा ही जाएगा। और वो 400 का जो सपना दिखाने और दिखने का प्रयास कर रहे हैं, फिर इसी तरीके से आपको 600 पार करना होगा। गजेंद्र तिवारी जी नियमित हम लोगों के दर्शक में से हैं और वो तंजिया मिजाज से बेहतर
कमेंट्स करते हैं, स्वागत है उनका। जी जी जी। संजीव कौशिक जी, हमें ध्यान आता है, हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि लोकतंत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार करती रही है। आपको याद दिलाते हैं कि राज्यसभा, जहां पर कि बीजेपी का बहुमत नहीं था, वहां राज्यसभा में बहुमत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उन तमाम राज्यसभा के सदस्यों से संपर्क किया जो विपक्ष की ओर से जीतकर आए हुए थे, और उनको इस्तीफा दिलवा करके एक साथ फिर इलेक्शन में लाया और उनको अपने टिकट दे करके, अपनी पार्टी का टिकट करके, और फिर वहां राज्यसभा में अपनी गिनती बढ़ाई। और ये सब काम बड़े आराम से किया गया। हर राज्यसभा, अभी फिर राज्यसभा चुनाव में होने वाला है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में विपक्ष इन चीजों को देखता रह गया, वो अपने हाथ से राज्यसभा में बहुमत को जाते हुए देखता रह गया, कुछ कर नहीं सका। संजीव कौशिक जी, देखिए प्रेम कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में जितनी मजबूत हुई है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस पार्टी भी उतने 6 दशक से ज्यादा सत्ता में रही, लेकिन वो उतनी मजबूत नहीं हो पाई। भारतीय जनता पार्टी ने अकूत संपत्ति जो पैदा की है और अपने हिस्से में रखा है। मैंने 2-4 दिन पहले कहा था कि हिंदुस्तान के हर एक स्टेट में और हर एक जिले में, स्टेट की हर जिले में उनका अपना खुद का जमीन और खुद का कार्यालय, विशाल और आलीशान, यहाँ पे आप कार्यालय देख सकते हैं। और जो खर्च करने की क्षमता है उनके ऊपर, आर्थिक रूप से जितना वो मजबूत हुए हैं, एडीआर की जब रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2014 और 19 में जिन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने जो हलफनामा दिया था, वो 19 में आते-आते, 14 से और 19 में आते-आते 5, 10, 15 और किसी के बारे में तो हमने देखा कि 336% उसके संपत्ति में इजाफा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद। तो ये जब सीट से और सत्ता से हटेंगे तब इनकी कलई खुलेगी कि ये कितने करप्ट हैं और किस तरह से इतने पैसे और संपत्ति में इनके कैसे इजाफा हुआ। और डंके की चोट पे एडीआर की रिपोर्ट में बता रहा हूँ कि 40% से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी संपत्ति में इस तरह से अकूत संपत्ति में इजाफा हुई है पिछले 5 वर्षों में, 5 साल। और वो लिखित में है। वो जो हलफनामा उन्होंने 19 में दिया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। अब 24 में क्या देंगे वो ये भी दिलचस्प होगा जब उसके आंकड़े आएंगे। तो ये लोग अब अपने तरीके से उसको छुपा के रखे हैं। जब ये सत्ता से बाहर निकलेंगे तब इनकी कलई उतरेगी। और इतने दिनों में इतने पैसे और इतने अकूत संपत्ति, चाहे लगातार राहुल गांधी ये जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करते रहे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए इतना दरिया दिल कैसे रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और ये सरकार क्यों रहती है, उसका कारण यही है कि अकूत संपत्ति और ऑपरेशन लोटस जो सब जगह बहुत फेमस है और जहां चाहते हैं, जहां जैसे चाहते हैं वैसे उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसी के सहारे, आर्थिक रूप से अपनी मजबूती के सहारे, जब चाहते हैं वहां सत्ता में परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। सफलता मिल जाती है कई जगहों पे नहीं मिल पाती है, लेकिन अधिकांशतः जगहों पे अकूत संपत्ति और अपने उस प्रभाव का या संवैधानिक संस्थानों का प्रभाव का, जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और विपक्षी पार्टियों को वो दबाते हैं और अपने पक्ष में झुकाते हुए दिखाई दे रहे हैं साहब। एक करप्शन की बात हो, मैंने कल भी कहा था, आज भी मैं कह रहा हूं कि करप्शन से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सचमुच में करप्ट लोगों के लिए हिंदुस्तान में जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन करप्शन के नाम पर केवल विपक्षी पार्टियों को यदि आप टारगेट करेंगे, 96-95% से ऊपर विपक्षी पार्टियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे और सारे दूध के धुले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और आंकड़ों की बाजीगरी, मैंने कहा कि आंकड़ों की बाजीगरी तो इतनी शानदार करते हैं कि जब ये बात हम कहते हैं कि कन्विक्शन रेट 0.46% है, तो वो कहते हैं नहीं 95% है। और 95% सिद्ध करने के लिए वो टोटल फिगर ये पिछले 10 सालों में 6000 के आसपास में हमने कार्रवाई की है, 6000 की कार्रवाई में ये 95% है। जबकि हम कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों और राजनेताओं पर जितनी कार्रवाई की उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। राजनीति यहां से शुरू होती है। तो विपक्षी पार्टी और राजनेताओं पर जितनी कार्रवाई की गई है उसमें 96% लोग विपक्षी पार्टियों के यहाँ कन्विक्शन रेट 1% भी नहीं है। तो प्रभावित होने वाले जहां से हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसको बड़ी आसानी से बोल कर जा रहे हैं और दूसरा फिगर लोगों के सामने रख रहे हैं। लेकिन ये चतुराई नहीं चलेगी, ये चतुराई नहीं चलेगी। जब ये सीट पर से उतरेंगे, एक एक पैसे का हिसाब, जिस तरह से ये बदले की भावना की कार्रवाई कर रहे हैं, केवल इनके उतरने के बाद में यदि इनकी जांच शुरू हो जाए, सारी चीजें सामने आएंगी। वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये लोग बड़े मजबूत हैं और जानते हैं, खूब जानते हैं कि विपक्षी पार्टियों में यदि एक किसी की सीट हटा दिया, एक मंत्री को का तबादला कर दिया जाए, तो वो लोकतंत्र में खुले विचार रखने के लिए स्वतंत्र होता है और बाहर निकल के कुछ बोलता है। इनके यहाँ हिम्मत है किसी की यदि बोल दे,
एक मंत्री क्या पूरी टीम बदल दी जाती है, मुख्यमंत्री समेत पूरी टीम बदल दी जाती है गुजरात में, किसी की हिम्मत नहीं होती है शब्द बोलने की। तो ये भयाक्रांत लोग हैं, वहां काम करने वाले लोग, वहां राजनीति करने वाले लोग की हिम्मत नहीं है, सांसें अटकी रहती है कि ऊपर से क्या फरमान आ जाए और उस फरमान को पूरा करना है, वो सही हो गलत हो। शिवराज सिंह चौहान के साथ क्या हुआ, आज भी वो अपने हाथ मलते हुए, जब उनके आप बाइट देखेंगे तो उनको अफसोस मिलता हुआ दिखाई देगा कि उन्होंने ऐसा क्या गुनाह किया। लेकिन आप, ये मैसेज है उन लोगों के लिए, इन दो लोगों के विपक्ष में यदि आप जाएंगे तो सत्ता में बने नहीं रह पाएंगे। वो जो चाहेंगे वही होगा, और विपक्षी पार्टियों की हैसियत क्या। तो लगातार वो अपने रणनीति पे काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की निगाहें बड़ी पैनी होती है। जो लोग आपको सत्ता में बैठाते हैं वही कान पकड़ के उठा के हटाते भी है। जी, प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं संजीव कौशिक जी, हालांकि हमने दिखाई है, लेकिन पढ़ते हुए और आपसे प्रश्न के तौर पर कि आज ईवीएम मशीन के खिलाफ चुनाव आयोग का दफ्तर का घेराव हो रहा है। प्रमोद मांकड़ जी चाहते हैं पूछना कि सारे लोग क्यों नहीं मिलकर के इकट्ठे विरोध करते हैं, प्रश्न एक ये है। इसके अलावा सुशील विश्वकर्मा जी पूछते हैं कि सभी पार्षद को पर्ची बताकर दोनों तरफ पर्ची रखवाना चाहिए, कोई कैंसिल नहीं होना चाहिए, किसी वोट को कैंसिल नहीं करना चाहिए। यानी ये चुनाव का कराने का तरीका बदल रहे हैं। तो 35-36 लोग हैं, तो इसमें कैंसिल करने का क्या प्रावधान है भाई? सर हाथ उठा के फैसले करवाए जा सकते थे कि कौन पक्ष में है कौन विपक्ष में है। बिल्कुल, इसमें कैंसिल करने का क्या प्रावधान है? ये पढ़ लिख करके अनपढ़ जैसा काम करना हुआ। बहुत सही सवाल है। इसी तरीके से हेमंत सोरेन जी के लिए समर्थन है। फिर ये कह रहे हैं कि आज बारी बारी से सबका, प्रमोद मांकड़ जी कह रहे हैं कि मुस्लिम, दलित, महिला, किसान, युवा, आदिवासी सबके साथ सबका समय आ रहा बारी बारी से। कल जैन, ईसाई, बौद्ध, सिख, लिंगायत, फिर आप और हम, यानी सबकी बारी आएगी, ये कह रहे हैं। इसके अलावा सुशील विश्वकर्मा कह रहे हैं कि नगर निगम, ग्राम पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। हाँ, हम जब उसकी चर्चा कर रहे थे, गुजरात वाला उदाहरण दे रहे थे, उसी संदर्भ में आपकी टिप्पणी है, धन्यवाद। नागेंद्र सिंह कह रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर खुद ही है जो बैलेट पेपर पर ऐसा कर रहा है कि निरस्त हो जाए। तो आप बताइए। इसके अलावा एक संदर्भ से हट करके हालांकि टिप्पणी है प्रमोद मांकड़ जी की, ब्राह्मणवाद भारत देश की मूल समस्या जो गैर बराबरी पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन करता है। ये ब्राह्मणवाद के विरोध में टिप्पणी कर रहे हैं। ये रिपीट है, क्या विपक्ष के नेता सब अशिक्षित हैं? क्या मेयर के चुनाव में सब पढ़े लिखे होते हैं? खुली बेईमानी हुई, ये निश्चित रूप से बड़ा सवाल है। इसके अलावा गिरीश कुमार झा कहते हैं कि 550 पर पार नहीं करेगी, मतलब हम 200 पार नहीं करेगी कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि 50 पार नहीं करेगी। मुकेश जी कह रहे हैं कि बीजेपी का वर्कर या बीजेपी के घर में तो कुत्ते भी अमीर हैं, जो उनके वो भी अमीर हैं। महाराष्ट्र की पेशवाई सत्ता को पढ़ेंगे समझेंगे तो उनकी सत्ता रहते क्या कुछ कर सकते हैं अंदाजा लगाया जा सकता है। ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं। संजीव कौशिक जी, तो जवाब दीजिए पहले से। देखिए मुझे लगता है कि लोग ये बात समझ रहे हैं, और लोगों की बातों से ये बात तय हो रहा है कि लोग ये बात समझ रहे हैं कि वो गड़बड़ कर रहे हैं। लोगों के जेहन में ये बात घुस जाए कि सचमुच में हमारे दिए गए वोट, हम जिसे वोट दे रहे हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो गड़बड़ी से, और हम दे भी रहे हैं, उसके बावजूद वो जीतने वाला जिसको वो जिताना चाह रहे हैं उसको जिता दे रहे हैं। 35 वोटों में इस तरह की गड़बड़ी कर सकती है, तो लोगों में गुस्सा तो स्वाभाविक है, ये कहने में हमें कोई बुराई नहीं। और उस गुस्से का इजहार वो कैसे करते हैं, पंजाब की जनता कैसे करती है? मेयर जैसे छोटे चुनाव में यदि वो खुलेआम इस तरह की बातें करते हैं, तो आप मनोबल के बारे में सोच सकते हैं कि किस तरह के मनोबल है। इलेक्शन कमीशन के बारे में अभी एक दर्शक ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन पे सारे विपक्षी पार्टियों को, निश्चित तौर पे सारी विपक्षी पार्टियां ये बात समझ रही है, और इस मुद्दे पर लगभग तमाम विपक्षी पार्टियां एक मत रखती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए और इसे हटाया जाना चाहिए। विश्व की तमाम वैसी बड़ी जो अपने आप को विकसित देश कहती है, कई सारे ऐसे देश हैं जिन लोगों ने ईवीएम को पहले इस्तेमाल किया और बाद में निरस्त किया। तो हिंदुस्तान में भी इस तरह से यदि या तो आप स्पष्ट कीजिए कि नहीं हम बिल्कुल पाक साफ है, लोगों को भरोसा दिलाइए, और नहीं दिला सकते हैं तो आप ईवीएम बदल दीजिए। तो ये लगातार विपक्षी पार्टियों की मांग ये रही है, और इस मांग पर वो मुखर है, एक साथ है, एक मत के साथ है। लेकिन अभी ये वक्त पार्टियों से उठ करके मामला है, राजनीतिक दल हो सकता है आपस में सहमति बना ले कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे, तो क्या देश के आम मतदाताओं को मान लेना चाहिए? हाँ, ये भी आपका
मजबूरी हो सकती है, उनके बीच पैक्ट हो सकता है। वही पार्टी कभी सत्ता में भी रहती है बीजेपी के साथ, कभी सत्ता से खिलाफ भी रहती है, कभी क्षेत्रीय गठबंधन बनता है, कभी स्टेट में एक दूसरे को समर्थन देते हैं। तो अपनी जरूरतों के हिसाब से वो ईवीएम पर अपना रुख बदल सकते हैं, लेकिन देश की जनता क्यों अपने वोट को कहीं और जाने दे? क्यों नहीं सुनिश्चित करे कि हमारा वोट उसी को पड़े जिसको पढ़ना चाहिए? ये बड़ा सवाल है संजीव कौशिक जी। ये राजनीतिक दलों के हवाले नहीं कर सकते अपने अधिकार को। जी, ये बेहद जायज मांग है, निश्चित तौर पे ये बेहद जायज मांग है। और सबसे ज्यादा मतों का अपहरण तो एक तरह से वोटों जो लोग हैं, लोकतंत्र में जो वोटर हैं, उसके वोटों का अपहरण किया जा रहा है। तो सबसे ज्यादा उद्वेलित तो उसे होना है। राजनीतिक दल के लोग, राजनीतिक पार्टियों के लोग तो अपने स्वार्थ में हो सकता है कि या किसी तरह की बंदिश हो या कोई प्रॉब्लम हो या एक जगह इकट्ठे नहीं हो पा रहे हो, विचारधाराएं कहीं नहीं मिल पा रही हो, 2 मिनट के लिए मांगते भी हैं। लेकिन हमारा वोट यदि चोरी चला जाए, हम जिसे वोट दे रहे हैं उसे न पढ़ के किसी और को चला जाए, ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल हम आपकी इस बात से सहमत है। और ये सचमुच में लोगों को ये बात समझनी होगी कि आपके वोटों का अपहरण हो रहा है, आपके वोटों को चुराया जा रहा है, आपके वोट आप जिसे दे रहे हैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो सबसे ज्यादा दुखद बात आपके लिए है, सबसे ज्यादा आपको इस पे क्रोधित होना होगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सारी पार्टियां इस मुद्दे पर एकमत है, अभी भी मैं फिर दोबारा कह रहा हूं। और दूसरी बात कि यदि सरकार के प्रति लोगों के मन में यदि ये बात या धारणा बन गई है या बन रही है लगातार, जिस तरह से सरकार का रवैया रह रहा है कि ये सही दिशा में नहीं ले जा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं और अपने आप को स्थापित करके एक दलीय प्रणाली विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को खत्म करना चाह रहे हैं, तानाशाही रवैया अख्तियार कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियों को रौंद देना चाहते हैं, कोई विरोध के स्वर को सुनना पसंद नहीं करते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे वो कोई मुख्य धारा की मीडिया हो। ये यदि विरोध के स्वर को दबाने का प्रयास करेंगे और नहीं सुनना चाहते हैं तो इसके मायने बहुत ज्यादा व्यापक जाएंगे। लोगों को ये बात समझनी होगी, क्योंकि जब आपके सामने विपक्षी नहीं रहेगा तो फिर तानाशाह आप बनेंगे, आप जो चाहेंगे वो करेंगे। पक्ष और विपक्ष इसीलिए बनाया गया है कि आपकी बातों से हम असहमति हो, यदि किसी को दबाया जाए तो उतने ही मजबूती के साथ उसके साथ हम खड़े रहें। विपक्षी पार्टियां हमेशा से, या विपक्ष के लोग या आलोचक हमेशा से उन दबे कुचले और हाशिए पर खड़े लोगों के साथ खड़े होते हैं, वो मजबूती के साथ, वो उनकी ताकत बनते हैं। वो विपक्षी पार्टियां सत्ता में और सरकार के साथ। जी जी जी, बात पूरी कर लीजिए। सर, हमने कहा कि सत्ता में रहने वाले लोग तो सरकार के साथ हैं, वो काज के साथ हैं, वो मजबूती के साथ अपनी जगह पे खड़े हैं। जब जो मजलूम होता है, जो गरीब गुरबा होता है, जो प्रताड़ित होता है, उसके साथ हमेशा विपक्षी पार्टियां ही खड़ी होती है। इसलिए विपक्ष को मजबूत होना बेहद जरूरी है। जी जी, मैं कुछ प्रतिक्रियाओं को लेना चाहता हूं। एक प्रतिक्रिया है कि लगभग 375 से 390 सीट बीजेपी जीत रही है, 400 से ज्यादा भी हो सकता है। देखिए, रामा इंस्टीट्यूट से जो भी व्यक्ति हैं, और ये बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं, बीजेपी भी कह रही है, लेकिन बीजेपी के पास तो वो 400 सीट भी नहीं है जहां से उनकी उपस्थिति है उनकी पार्टी की। दक्षिण में, केरल में क्या बीजेपी, जब तक 400 सीट पार होने का मतलब देश के हर स्टेट में बीजेपी की प्रेजेंस होगी। क्या केरल में बीजेपी सीट जीत लेगी? क्या तमिलनाडु में जीत लेगी? क्या दक्षिण के जो दूसरे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में जीत लेगी? क्या बीजेपी पंजाब में जीत लेगी? क्या बीजेपी पूर्वोत्तर में सारी सीटें 25 में 25 जीत लेगी? ऐसा क्या हो जाएगा कि ये आंकड़ा 400 पार कर जाएगा? कि क्या उत्तर भारत की स्टेट की सारी सीटें बीजेपी जीतने वाली है? ऐसा होगा तभी तो 400 सीटें जीत सकती है। ये लॉजिकल लगता नहीं है, लेकिन बोलने के लिए बहुत है। बीजेपी जब स्वयं बोल रही है तो उसमें क्या जाता है, वैसे भी बोल रहे हैं। वैसे भी प्रेम कुमार जी, किसी भी पार्टी के समर्थक यदि होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जब कोई भी पार्टी इस तरह से दावा करती है तो पार्टी के समर्थक को ऐसा लगता है और उससे वो आगे की बात करते हैं। उन्हें लगता है कि ये कम ही है, उनके पास लॉजिक पे ध्यान देने के लिए वक्त नहीं होता है, उनको इतना वो रिसर्च भी नहीं करते हैं कि आखिर 4 होते हैं, जी तो ये लेता हूँ संजीव कौशिक जी, फिर आपके पास आता हूँ। सत्यम श्रीवास्तव कह रहे हैं कि यूट्यूब यूनिवर्सिटी जर्नलिस्ट है, ये टिप्पणी हमारे लिए है। तो सत्यम श्रीवास्तव जी,
नहीं पता होगा आपको, हमने हमारी पूरी जिंदगी ही जर्नलिज्म में है और हमने 28 साल पत्रकारिता की है। प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, प्रिंट से लेकर के और टेलीविजन चैनल में सहारा समय, न्यूज एक्सप्रेस, बिहार का मौर्य टीवी, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की टीम में भी मैंने काम किया है। मैंने कॉलेज में भी पत्रकारिता पढ़ाया है और अब भी पढ़ाता हूं। तो पत्रकारिता हमारी जिंदगी है। यूट्यूब चैनल तो एक बात है जहां पर कि एक माध्यम है जहां हम बात करते हैं। संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, ये आज से नहीं 90 के दशक से अखबारों से जुड़े रहे हैं और इसलिए कोई हमें यूट्यूबर बोलकर खारिज ना करे। और यूट्यूबर होना कोई अपराध थोड़े है। यूट्यूब पर लोग बात रख रहे हैं अपनी और प्रेम अपनी कुमार, भूमिकाएं। संजीव कौशिक जी, देश के कौन से चैनल हैं जहां पर संजीव कौशिक जी बैठते नहीं हैं? किस चैनल में नहीं बैठते हैं? चाहे DD1 हो, आज तक हो, एबीपी न्यूज हो, रिपब्लिक भारत हो, न्यूज 18 हो, न्यूज नेशन हो, किस चैनल में संजीव कौशिक जी नहीं बैठते हैं? ये यूट्यूबर बोल करके आप एक चलिए मुझे 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 लगता है प्रेम कुमार जी की दर्शकों को इतनी स्वतंत्रता तो मिलनी ही चाहिए कि वो जो चाहे अपनी बात रखे और राय रखे। वो रखते हैं, निश्चित तौर पे उनके भी राय का स्वागत है। और ठीक है, खारिज करना नहीं खारिज करना हमारा जो काम है, हम निरंतर करते चले आते हैं, हम इससे प्रभावित होने वाले नहीं है। ये एक प्लेटफॉर्म बना है निश्चित तौर पे मुख्यधारा की मीडिया में। हम लोग और आप भी लगातार कई वर्षों से मुख्यधारा की मीडिया में लोगों के सामने, लोगों के बीच में बेबाक रूप से राय रखने के लिए जाने जाते हैं और किसी प्रेशर में नहीं रहते हैं। इससे पहले जब सरकारें किसी और की थी तो उसके अगेंस्ट में भी उसकी भी आलोचना करते थे और आज जो सरकार है उसके बारे में भी हम बात करते हैं और खुल के बात करते हैं। इसी बीच में जिस तरह से एक नए प्लेटफॉर्म का इजाद हुआ है जहां पे हम अपनी बात बेबाक रूप से, हम जब बड़े-बड़े चैनलों पे जाते हैं तो बहुत सारी बातें हमें सोच समझ के करनी पड़ती है और उस चैनल के नियमों का हवाला देना पड़ता है हमें। वो वहां पे बैठे हुए लोग, कई बार उनको लगता है कि नहीं, सत्ता के विरोध में या सत्ता की आलोचना करने से उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन हम यहाँ स्वतंत्र है, हमें इस बात का डर नहीं होता है, हमें किसी से कोई भय नहीं है, हमारे ऊपर कोई एडिटर नहीं बैठा हुआ है। हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जो बात करते हैं वो अपनी जिम्मेदारी के तहत बात करते हैं, अपने समझ के हिसाब से बात करते हैं। तो आप आलोचना करना है कीजिए, स्वागत आपकी आलोचना का भी। आप देख रहे हैं तभी आप हमारे बारे में कुछ लिख रहे हैं, तो आप नियमित देखते रहिए। यदि हम में भी कोई बात है, यदि आप आलोचना कर रहे हैं तो वो कीजिए, हमें कोई इससे एतराज नहीं है। और कुछ बेहतर सुझाव है वो भी आप बताइए, सिर्फ आलोचना नहीं, बेहतर सुझाव भी बताइए, उस पर भी हम लोग काम करेंगे। और ये एक प्लेटफॉर्म निश्चित तौर पे पिछले कुछ वर्षों में मजबूती के साथ खड़ा हुआ है और उसका इस्तेमाल होना चाहिए। जहां हम कहीं कोई बात नहीं कह पाते हैं, जो बातें छूट जाती हैं, हम यहाँ शेयर करते हैं। आपको लगता होगा कि हो सकता है कि किसी तरफ हम विशेष झुकाव रखते हैं, किसी तरफ कम झुकाव रखते हैं, तो जब लगातार आप नियमित रूप से देखेंगे तो आपका ये भ्रम भी दूर होगा। जी जी जी, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इस बीच बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही, मैं सारी प्रतिक्रियाओं को लेकर चल रहा हूँ। प्रमोद मांकड़ जी कह रहे हैं बीजेपी 347 सीट जीत रही है। मिस्टर सरकार लिख रहे हैं कि 1947 से 2014 तक इंडिया की डेप्ट सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपया था, लेकिन 2014 से 2024 इंडिया की डेप्ट 205 लाख करोड़ हो गया। ये रुपया पब्लिक से हाई GST और फ्यूल टैक्स, सिलेंडर टैक्स से आउट करेगा। देखिए संजीव कौशिक जी, जब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तो मुझे ध्यान आया था कि ये 205 लाख करोड़ वाली बात कहूं, और सरकार जी ने मुझे ध्यान दिलाया है, कहने का अवसर दिया है, तो मैं कहता हूं 205 लाख करोड़ को थोड़ा सा बोलचाल की भाषा में बोलता हूं, यानी 205 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपया। 205 लाख करोड़ का मतलब 205 करोड़ लोगों को 1-1 लाख रुपया। हमारी आबादी तो 140 करोड़ है, यानी लगभग मोटे तौर पर 1.5 लाख रुपया हर आदमी पर होता है। 205 लाख करोड़ एक्चुअली कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ, एक रफ फिगर में बता रहा हूँ, चलते चलते चूंकि आया और मैं बता रहा हूँ। तो 1.5 लाख रुपया 140 करोड़ लोगों के बीच में इतना का कर्ज हम पर थोप दिया गया है, और हम कह रहे हैं कि हम विश्व गुरु और तीसरी अर्थव्यवस्था और तमाम तरह की बातें। ये पैसे जो लिए गए हैं, ये उद्योगपतियों को माफ किए गए
हैं, गरीबों को माफ नहीं किए गए, गरीबों से चूसे गए हैं। इन पैसों का दुरुपयोग हुआ है, इन पैसों का भ्रष्टाचार हुआ है। 14.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए जो है माफ किया गया है, बट्टा खाते में डाला गया है। लोग बोलते हैं कि बट्टा खाता में डालने का मतलब ये नहीं है कि पैसा डूब गया। अरे डूब गया, एक पैसा भी रिकवरी हुई है क्या बट्टा खाता में डालने के बाद? तो वो पैसा उद्योगपतियों को माफ किया गया पैसा है। ये बात मैं टिप्पणी करना चाहता था। अब आगे मैं कुछ प्रतिक्रिया ले लूं, आपके पास आ रहा हूं। तेजस्वी की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, उनको 2025 बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। अब बहुत अच्छा याद दिलाया आपने। मैं तेजस्वी यादव की एक रात में जब वो ईडी से छूट कर आ रहे थे, वो दृश्य मैं दिखाना चाहता हूं कि कितना जबरदस्त भीड़, कितना जबरदस्त उत्साह। और यहां तक कि वो तस्वीर हालांकि अभी नहीं है मेरे पास, कि जो पुलिसकर्मी तेजस्वी यादव को घेरे हुए थे, जब वो निकले तो उनसे सेल्फी लेने के लिए कंपटीशन कर रहे थे। ये क्रेज है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव का विजुअल दिखाते हैं संजीव कौशिक जी, फिर आपसे प्रतिक्रिया लेते हैं और तब फिर दोबारा दर्शकों के बीच जाएंगे। जनता इनके साथ है, इसी का विश्वास है। ये जो विक्ट्री साइन दिखा रहे थे तेजस्वी यादव, जो हाथ लहरा रहे थे, जो उमड़ी पड़ी थी जनता, ये बताती है कि तेजस्वी यादव के प्रति जनता का कितना क्रेज है। जो बिहार में घटनाएं घटी हैं, उससे बीजेपी और नीतीश कुमार को कितना नुकसान हुआ है, ये तस्वीर बता रही है। क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी? प्रेम कुमार जी, किसी भी राजनीतिक दल के नेता के लिए सबसे बड़ी ताकत उसके लिए जनता ही होती है। और जब वो जनता के बीच में जाता है और जनता उसके सुख दुख में शामिल होकर के, और जनता यदि उमड़ पड़े, तो निश्चित तौर पे उसे लगता है कि नहीं, हम अकेले नहीं है। और यही ताकत उसके लिए चुनाव में, और यही ताकत उसके लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करने के लिए भी प्रेरित करता है। तो तेजस्वी यादव के ऊपर ये एक गलती हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। रणनीतिक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ गलतियां, चूंकि हड़बड़ाहट ज्यादा है, तो कुछ गलतियां लगातार वो करते चले जा रहे हैं। उसी गलती में से एक गलती ये भी है कि तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटते उसके दूसरे तीसरे दिन इस तरह की कार्रवाई उनके पिताजी के ऊपर और उनके ऊपर, और लगातार ये कॉकस और लगातार उनके ऊपर एक प्रेशर, ये उल्टा दाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मैसेज साफ दिख रहा है कि आप सत्ता से हटे और किसी और के प्रेशर में आकर के इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने कहा कि कार्रवाइयां यदि चल रही है तो नियमित रूप से चलते रहे, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हटते जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये दिख रहा है, और लगातार उस पर से भारतीय जनता पार्टी के लोगों की प्रतिक्रिया कि किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को समझेंगे नहीं। मुझे लगता है, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि ये 2024 तक 2000 अगले आने वाले 2000 के विधानसभा तक जाते जाते भारतीय जनता पार्टी और बिहार में जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने जो बनाया है, वो सारा समीकरण ध्वस्त होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। ये 24 का लोकसभा तो पार पा भी ले भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिलके, लेकिन विधानसभा के इलेक्शन तक बिल्कुल फिजा आपको बदली हुई दिखाई देगी। और इसमें दोनों पार्टियां जो अभी वर्तमान की सरकार में है, दोनों पार्टियों से लोग इतने नाराज हैं कि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक जिसे आप भ्रष्ट बता रहे थे, कल तक जिसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री बता रहे थे, कल तक जिसके बारे में आप पलटू राम बोल रहे थे और तमाम उस तरह की बातें कर रहे थे, पगड़ियां बांध रहे थे उसके बारे में, और जिसके बारे में प्रतिपक्ष के नेता ये कह रहे थे कि आपको मानसिक आरोग्यशाला भेजने की जरूरत है, उसको आपने मुख्यमंत्री बना दिया। इतने सीटों के साथ, मजबूती के साथ आप उसके साथ खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस राज को आप ही कंटिन्यू करना चाहते हैं जो नीतीश कुमार पहले से कर रहे थे। यदि ये गलत है, यदि ये गलत था, यदि नीतीश कुमार गलत थे, तो उस गलत को आपने कंटिन्यू किया है।
तो ये दोनों के लिए माइनस होगा और आने वाले दिनों में आपको इसके नतीजे दिखेंगे। और तेजस्वी की सबसे अच्छी बात यह है कि लगातार राजद के लोग या राजद की पार्टी, विपक्षी पार्टियां जो है वहां पे, वो इस मुद्दे को लेकर के मुखर नहीं है कि क्यों छोड़ा, क्यों गए। आप गए तो गए, वो आपकी मर्जी है। वो अपने उपलब्धियों को लेकर के और लोगों के बीच में उनके साथ जो व्यवहार किया गया है उसको लेकर के वो जा रहे हैं, और वो साफ दिखाई दे रहा है कि लोगों का आक्रोश तो है वर्तमान सरकार के प्रति। जी, कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जो लोग बता रहे हैं कि देश से लोग हमारे देश के शेयर बाजार का शायद जिक्र था, एक प्रतिक्रिया थी कि जी। शेयर बाजार से लोग तेजी से पैसे निकाल रहे हैं, भाग रहे हैं, एक अविश्वास का माहौल बना है। किशोर जी कह रहे हैं कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सभी ने बोला था कि बीजेपी कहीं नहीं आ रही है, लेकिन जहां ईवीएम है वहां रिजल्ट हमने देखी। भारतीयों ने बहुत भूल कर दी है कि आरएसएस और बीजेपी पर विश्वास किया। इस तरीके से प्रतिक्रियाएं बहुत हैं। कौशिक जी, कांग्रेस का कम्युनिकेशन कमजोर है, उसे सुधरना चाहिए ताकि बीजेपी एक्सपोज हो सके। एक भावना है जगाने का, एक चिंता है। प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं इतिहास आग लगाने वाले को याद नहीं है, आग बुझाने वाले को याद रखता है। बिल्कुल सही बात है। प्रतिक्रियाएं और लेता हूं। कांग्रेस को रेलवे के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रेलवे बहुत बड़ा मुद्दा है। राहुल गांधी ने हालांकि ट्वीट किया था, उठाया था, और न्याय यात्रा में भी वो इस बात को बोल रहे हैं। 347 पर लड़ रही है, जीत नहीं रहे। प्रमोद मांकर जी, हाँ सॉरी, आपने जब बोला, आपकी टिप्पणी पढ़ते समय मुझे भी ध्यान आ रहा है कि मैंने बोल दिया 347 जीत रही है, आपके हवाले से क्षमा। 347 लड़ रही है बीजेपी, जीत नहीं रही है। अशोक कुमार जी कह रहे हैं राहुल गांधी जी हिंदी में शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाते हैं। बहुत सही कह रहे हैं आप कि अशोक कुमार जी, हमने भी महसूस किया है कि हिंदी में जो उनका भाषण होता है वो कनेक्ट नहीं करता है, लेकिन इंग्लिश में जब वो भाषण देते हैं, चाहे विदेश में दें या कि इंडिया में ही किसी ऑडिटोरियम में बुद्ध लोगों के बीच, तो वो भाषण बहुत क्लास का भाषण होता है। अमित पटेल जी कह रहे हैं बीजेपी 14 प्लस। किरण मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूं, जक्कानवर, चंडीगढ़ में हेराफेरी करके विजय हो गए तो लोकसभा में क्या करेंगे। ऋषभ खोबरे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को झटका लगा है, वंचित अघाड़ी महाविकास अघाड़ी में एक हो चुकी है। हाँ, ये तालमेल की खबर जो है, ये एक दिन पहले की खबर है, बहुत बड़ी घटना है वहां की सियासत में। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित मुश्किल आने वाली है महाराष्ट्र में। ये अमित पटेल जी लगातार कुछ न कुछ लिख रहे हैं। पप्पू वगैरह मत लिखिए अमित पटेल जी, राहुल गांधी का नाम है, किसी के इसमें मत आइए। अंधभक्तों को सिर्फ जय श्री राम बोल के निकलो, यही एजेंडा। ऋषभ खोबरे लिख रहे हैं बिहार में अंदर से खबर के चिराग पासवान कभी भी आ सकते हैं तेजस्वी के साथ, क्योंकि दोनों के बीच सीटों की लड़ाई चल रही है। हाँ संजीव कौशिक जी, थोड़ी बात कर लेते हैं चिराग पासवान को लेकर जी। ये बहुत मुश्किल है बिहार में चिराग पासवान के लिए राजनीति करना। दो तरह से चिराग पासवान हमले का शिकार हुए हैं। एक तो बीजेपी ने उनकी पार्टी तोड़ दी, जिसके खिलाफ वो लड़ नहीं पाए तो बोले कि हम हनुमान हैं आपके, उनकी पार्टी तोड़ दी। यहां तक कि हमने देखा था, बहुत बुरा लगा था जब रामविलास पासवान जी का क्वार्टर खाली कराया गया था, उनकी मूर्तियां, उनकी तस्वीरें सड़क पर फेंक दी गई थी। चिराग पासवान को ने कमरा छोड़ा था। वो चिराग पासवान जो नीतीश कुमार को हराने के लिए उनके खिलाफ हर सीट पर उम्मीदवार दे रहे थे, आज नीतीश कुमार के साथ सीट अलाइन करके इलेक्शन कैसे लड़ पाएंगे, नीतीश के लिए वोट कैसे मांग पाएंगे, या नीतीश उनके लिए वोट कैसे मांग पाएंगे। हालांकि हमने ये भी देखा कि चिराग पासवान ने पैर छूकर नीतीश कुमार को से आशीर्वाद लिया, और ऐसा वो पहले भी कर चुके हैं। एक दफा जब उनके पिताजी की मौत हुई थी और वहां जो श्राद्ध भोज हुआ था और नीतीश कुमार तो लालू प्रसाद भी पहुंचे, लालू प्रसाद जी भी पहुंचे। दोनों का इन्होंने पैर छूकर इन्होंने उनको प्रणाम किया था। तो क्या लगता है ये पैर छूना एक देखिए प्रेम कुमार जी देखिए प्रेम कुमार जी, चिराग पासवान एक पढ़े लिखे समझदार और युवा नेता है, निश्चित तौर पे संस्कारित नेता है वो, और अपने से बड़ों का आदर करना, या फिर नीतीश कुमार जी के यदि वो पैर छू रहे हैं तो व्यक्तिगत तौर पे उनका आदर और सम्मान कर रहे हैं। नीतीश कुमार से यदि मतभेद है तो
नीतियों के ऊपर मतभेद है और नीतियों की वजह से भी वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और चिराग पासवान ये बात खूब जानते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कॉकस में वो फंसे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनका इस्तेमाल किया, पहले नीतीश कुमार के खिलाफ, नीतीश कुमार को कमतर किया, इनकी सीटें खत्म हुई और बाद में इनका इस्तेमाल इनके ही पार्टी में जिस तरह से दो फाड़ कर दिया गया, दो फाड़ नहीं कहेंगे उसे, पूरा हाईजैक कर लेना कहेंगे। तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कुछ चुप्पीसाजी रखी और उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, उसे सहजता से स्वीकार किया और इनको हाशिए पे जिस तरह से धकेला, ये टीस चिराग पासवान के अंदर बनी हुई है। अब राजनीति में ऐसा होता है कि आप क्षण भर में यदि इधर जाते हैं और उधर जाते हैं तो फिर आप दूसरे पलटू राम कहाते हैं। और चिराग पासवान नए एज के लड़के हैं और उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो बिहार की राजनीति में सक्रिय अपनी भूमिका निभाने की कोशिश करते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि सब कुछ इस बार भी यदि सरकार बनी है तो उस समय भी शुरुआती दौर में आपने देखा होगा कि चिराग पासवान को बनाने के लिए और चिराग पासवान की सहमति लेने के लिए बहुत कोशिश की गई अंदर खाने और बड़े सावधानी के साथ कि वो कहीं इस मुद्दे पर वो विरोध न कर दें या इस मुद्दे पर खुल के कहीं वो बाहर न निकल जाए। लेकिन चिराग पासवान ने बात तो रख ली, लेकिन जो टीस मन में है वो तो रहेगी। राजनेता राजनीति करने के लिए आता है, वो किसी के पीछे पीछे चलने के लिए नहीं आते। चिराग पासवान जैसा व्यक्ति हमेशा आप चाहेंगे कि उसका इस्तेमाल करते रहे और पीछे पीछे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चलता रहे। हनुमान जी है तो हनुमान जी की भी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, हनुमान जी को भी अपने ताकत का एहसास है और वो ताकत यदि दिखे कि नहीं लगातार कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है तो उनके मन में भी ये कसक तो होगी ही होगी। तो हो सकता है यदि अंदर खाने में इस तरह की बातें चल रही हो तो हो सकता है कि दो युवा यदि एक दूसरे से तालमेल बनाए आने वाले दिनों में, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा मुकर रहे हैं वो नीतीश कुमार की नीतियों के खिलाफ और खुलेआम तौर पर उन्होंने प्रहार किया है, उसमें कोई लाव लपेट वाली बात उन्होंने नहीं की है। तो आज के वक्त में ऐसे लोगों के लिए बहुत मुश्किल का दौर है भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के बाद से नीतीश कुमार की सरकार जो बनी है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के वक्त में असहजता महसूस कर रहे हैं बिहार में। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कल उन्होंने क्या बोला और आज वो क्या बोले, क्या उनकी तारीफ करें या आने वाले दिनों में किस तरह से जाए। तो चिराग पासवान चूंकि स्वतंत्र है इसलिए जी। संजीव कौशिक जी, हमारे दर्शक लिख रहे हैं कि हो सकता है कि चिराग पासवान जमुई लोकसभा सीट जीत जाएं, लेकिन विधानसभा चुनाव में बहुत मुश्किल आने वाली है। ये बहुत जेन्युइन प्रतिक्रिया है कि विधानसभा चिराग पासवान को अपनी रणनीति केमिकल माने बोलते हैं ना केमिस्ट्री जो बनाने की जरूरत है, विधानसभा चुनाव को ध्यान में रख करके जरूरत है। चिराग पासवान प्रधानमंत्री बनने के लिए नहीं पार्टी खड़ा कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए और वहां के मुख्यमंत्री बनने के लिए, बिहार को बदलने के लिए बिहारी फर्स्ट का नारा दे करके मैदान में, तो उनकी प्रायोरिटी बिहार की सियासत है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनको चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ज्यादा सूट करते हैं। तेजस्वी ने बीते दिनों फोन किया है और तेजस्वी कह भी रहे कि खेला होगा, तो क्या चिराग के ही भरोसे खेला होगा कह रहे हैं? संभव है। मैंने कहा कि दो युवा मिलकर जो बिहार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार को जो एक बार पुनः धकेलने का प्रयास किया जा रहा है। और धकेलने का क्या, नीतीश कुमार के शासन को यदि वो गलत बताते थे तो आज सही कैसे कह सकते हैं। तो दो युवाओं ने यदि मिलकर यदि कुछ रणनीति बनाई होगी तो निश्चित तौर पर ये कारगर रहेगा, क्योंकि चिराग पासवान के भी अपने वोटर है, जानने चाहने वाले लोग हैं। चिराग पासवान भी जिस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, बिहारी फर्स्ट, ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा नारा है। और ये बात बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ कि जो बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर चलता है उसको केंद्र की राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि नहीं है। वो बिहार की बेहतरी के लिए काम करना चाहता है और बिहार में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है और बिहार के लोगों को उसका लाभ मिले, इसके लिए वो तत्पर है वो आदमी। तो वो अपनी भूमिका को बेहतर तरीके से जानते हैं और जिस तरह से, इसीलिए मैंने कहा कि भीतर खाने से जिस तरह से उनको डैमेज किया गया है और जो जिस रणनीति के वो शिकार हुए हैं, निश्चित तौर पे चिराग पासवान इस चीज को समझ रहे हैं। और आने वाले दिनों में यदि इस तरह की बातें यदि लोगों के सामने आए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि तेजस्वी और चिराग मिलके एक साथ कोई नीति बना रहे हैं, नीतियों पे काम कर रहे हैं। जी संजीव कौशिक जी, ये राहुल गांधी की यात्रा का शेड्यूल हमने स्क्रीन पर रखा है। आज तक 31 जनवरी है और यात्रा सुबह शुरू हो चुकी है कटिहार से। आज ये यात्रा कटिहार में वहां रैली भी होगी, पद यात्रा के बाद में कटिहार में रैली भी होनी है और यात्रा के बाद ये बस से निकल जाएंगे सुबह 11:15 बजे। एक फ्लैग हैंडओवर सेरेमनी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल बॉर्डर पर है ये लाभा ब्रिज वहां, और उसके बाद एक ब्रेक लिया जाएगा और ब्रेक के बाद में ये पश्चिम बंगाल में प्रवेश करेंगे आज।
पश्चिम बंगाल में यात्रा फिर 2 बजे से रिज्यूम होगी, शाम में फिर ब्रेक है और पश्चिम बंगाल में ही उनको रुकना है सूजापुर में। तो इस तरीके से आज का शेड्यूल हमने बताया राहुल गांधी का। तो आज इस चर्चा को यही विराम देना चाहते हैं और संजीव कौशिक जी आप रूटीन जो जी प्रेम कुमार जी, हम अपने तमाम दर्शकों से एक अपील करते हैं कि ये स्वतंत्र पत्रकारिता जो हम लोग टीवी की दुनिया से इतर अपनी आप लोगों के बीच में आके स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहते हैं और आपकी बात भी बिल्कुल निर्भीकता से लोगों के सामने रखते हैं और बातचीत उस पर भी करते हैं, डिस्कशन उस पर भी करते हैं। हमारा मानना यह है कि जब कभी भी कोई प्रतिक्रिया दे अपने दर्शकों से, तो थोड़ी सी भाषाई मर्यादा उसमें बनी रहे ताकि आपकी प्रतिक्रिया पर कोई प्रतिक्रिया दे सके हम, या कोई अन्य भी आपकी प्रतिक्रिया पर बात कह सके। आपके स्क्रीन पर एक छोटा सा बारकोड दिखाई दे रहा होगा। यदि आपको लगता है कि हम बेहतर कर रहे हैं, हमें सहयोग करने की जरूरत है, हमें मजबूत करने की जरूरत है, तो आपका छोटा सा भी सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा। अन्यथा आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा के हर एक प्रोग्राम के लिए आपको सूचनाएं मिलती रहेंगी। आप तमाम दर्शकों का आभार, इसी तरह से जुड़ते रहें और आपका सहयोग मिलता रहे आगे भी। मैं भी ये अपील करते हुए कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे विदा लेने का वक्त हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।